स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी हैं, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था सफलता का मुख्य श्रेय यही यहाँ की लोकतंत्र राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें, जिनसे हमें पता चलता है कि ये काम किस तरह हो पाया। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर सन 2019 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें, इस अवधि में आए बदलावों को देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए हैं और कई नए प्रांत बनाए गए हैं। इन प्रांतों की सीमाएं, नाम, क्षेत्र बदल गए हैं। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं हुई, संस्कृति, भूगोल अथवा जातियों की विभिन्नता को लेखांकित करने के और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। इनमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की बात उठी तो कई राष्ट्र नेताओं को डर था कि उनसे देश छूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों को पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था, पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकत्रित और मजबूत हुआ। इससे प्रशासन भी वो पहले की अपेक्षा कई ज़्यादा सुविधाजनक हो गया। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को राजभाषा माना गया है, पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीय की मातृभाषा है। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बस शर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी राज्य भाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में होता है। श्रीलंका की ठीक उल्टा हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरी व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग के उग्र रूप भी ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अनेक लोगों का मानना था कि इस संविधान से अंग्रेजी भाषा अभियान लाभ पहुंचाएगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविक में कैसा रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वतः संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया।
जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रहीं तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। 1990 के बाद से यह स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में भारत के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था, जो कि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसलिए प्रमुख पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों को गठबंधन बनाकर सरकार बनाना पड़ी। इससे सत्ता की साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना से ज़्यादा प्रभावी है। भारत में कितनी भाषाएं हैं? यह जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरह करते हैं। इस बारे में अधिकृत नवीनतम सूचना 2011 की जनगणना के आंकड़ों से हासिल होती है। इस जनगणना में लोगों ने 1300 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्जा कराया था। इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषा समूहबद्ध कर दिया गया था, जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, और ऐसे ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ लिया जाता है। ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गईं। इनमें बाज़ भाषाएं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। इसी कारण उन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। बाकी को गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे विविधता वाला देश है। साथ लगी सूची को देखने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि कोई भी एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। सबसे बड़ा भाषा हिंदी में सिर्फ 40% लोगों की ही मातृभाषा है। अगर दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को जानने वालों की संख्या भी जोड़ ली जाए तो 2011 में यह संख्या 50% से कम नहीं थी। जहाँ तक अंग्रेजी की बात की जाए तो यहाँ पर सब 2% लोगों ने इसे अपनी मातृभाषा बताया। दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर 11% लोग इसे जानते थे। ऐसी सूची को गौर से देखें, लेकिन इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इन कामों को कीजिए। इस सूचना के आधार पर एक चार्ट बनाई गई। भारत की भाषा व्यवस्था को दर्शाने वाला एक नक्शा बनाए। नक्शे में विभिन्न इलाकों के अलग अलग रंग से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी 3 भाषाएं जो भारत में बोले जाने सबसे अधिक बोली जाती है। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा के आलेख और निम्नलिखित उदाहरणों को यह टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुए। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को आज ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 2056 को लागू किया गया था। अपने दौर में अपने तरीके से इसे राष्ट्र के राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया था। गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया था कि जब मुल्क आज़ाद होगा तो इस नए देश के नए प्रांत बनेंगे और भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा। पर जब 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ तो इसका बंटवारा भी हो गया। विभाजन धार्मिक अवस्था से पुरातत्व जुड़ाव का परिणाम था। पुरातनी आस्था में एक ऐसी ही चीज भाषा, इसके आधार पर कितने विभाजन हुए। नेहरू, पटेल और राजाजी के मन में यह सवाल कौंध रहा था। बहरहाल भारत की एकता को कमजोर करने की जगह भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने इसकी एकता को मजबूत करने में मदद की। एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय और बंगाली और भारतीय अथवा तमिल और भारतीय और गुजराती या भारतीय जैसी 2 पहचानों को आसानी से सीखा। यह बवासीरत नहीं था, लेकिन इसे बुरे भी नहीं कह सकते थे। भाषावार राज्य के गठन ने भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया। अगर तेलुगु, मराठी वगैरह बोलने की भावना ख्याल रखती भाषावार राज्यों के गठन के लिए एक भारी स्थिति से बचा लिया। भाषा को ख्याल न रखा गया होता तो यह स्थिति कुछ प्रकार की होती कि एक भाषा 14-15 राष्ट्र अपनी राज्य या अन्य किसी ऐसे राज्य का उदाहरण ले लें जो भाषा के बारे में तर्क दिया जाए, उसके विपक्ष या उदाहरण के साथ टिप्पणी में लिखें। हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें 2 या 2 से अधिक स्तरों
वाली होती हैं। हमने अपने देश में 2 स्तरीय वाली सरकारों की चर्चा की, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चला सका। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़ा है। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है। इसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो या प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो। भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया। इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों पर समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्या को बेहतर समझा होता है। लोगों को इस बात का भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों को अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में संधि भागीदारी बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को विस्थापित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई हैं। सभी राज्यों गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगरपालिका की स्थापना की गई, पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इसके पास ना तो कोई अधिकार था ना संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाममात्र का हुआ था। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराने संवैधानिक वैधता थी। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पद अधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और पिछड़ी जातियों को सीटें आरक्षित हैं। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक संस्था का गठन किया गया। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं। उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। ग्राम के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहा सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद की उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद, विधायक तथा जिले स्तरीय की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद की राजनीतिक प्रधान होता है।
इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती है। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का काम का निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर पालिका के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। स्थानीय सरकार की नई व्यवस्था दुनिया के लोकतंत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूत किया है। बहरहाल इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम हैं। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से उनसे हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठक नियमित रूप से नहीं होती। अधिकांश राज्यों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति के काफी दूर हैं। ब्राजील के शहर पोर्तो एलेग्रे ने विकेंद्रीकरण और नगर नागरिकों को सक्रिय भागीदारी वाली लोकतंत्र के मेल का एक विलक्षण प्रयोग किया। इस शहर की नगर परिषद के समांतर एक संगठन खड़ा किया गया और अपने शहर के बारे में वास्तविक फैसले करने का अधिकार स्थानीय निवासियों को दिया गया। इस शहर के करीब 13 लाख लोग अपने शहर का बजट तैयार करने में भागीदारी करते हैं। शहर को अनेक उप क्षेत्रों में बांटा गया है, लगभग वैसे ही जिसमें हम बांट कहते हैं। उप क्षेत्र की अपनी अपनी बैठक होती है, जिसका स्वरूप ग्राम सभा की तरह है और हम इसके इलाके में नागरिक भाग ले सकते हैं। फिर कुछ बैठकों में पूरे शहर का प्रभावित करने वाले मुद्दों पर होती है। वैसे शहर का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। इसमें शहर के बजट पर चर्चा होती है। इसके बाद इन प्रस्तावों को नगर पालिका के सामने पेश किया जाता है, अंतिम फैसला लेती है। हर साल फैसले लेने की इस प्रक्रिया में कई 20,000 लोग हिस्सा लेते हैं। इस तरीके को अपनाने से यह सुनिश्चित हो गया है कि बजट को सिर्फ अमीर लोगों की बस्तियों में ही खर्च नहीं किया जाएगा। अब सभी गरीब बस्तियों तक बसे जाते हैं। पुनर्वास का इंतजाम किए बगैर भवन निर्माता झुग्गी वालों की उजाड़ नहीं सकते। अपने देश में भी केरल के कुछ इलाकों में ऐसा प्रयोग किया गया है। वहाँ आम लोगों ने अपनी बस्तियों के विकास की योजना तैयार करने की भागीदारी की है। अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित यह है कि 1968 में मेक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबलों की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है। अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है और सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए दो खिलाड़ी खड़े हैं। वे हैं अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लेस। ये अफ्रो अमेरिकी हैं। इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था। उन्होंने जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे चढ़ाए। पुरस्कार लेकर दोनों ने हर जताने की कोशिश की कि अमेरिका अस्वस्थ लोग गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान पहना था, जो अस्वस्थ लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक है। कार्लोस ने मारे गए अस्वस्थ लोगों की याद में काले मानकों की माला पहनी थी। अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंगभेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां आश्वस्त शक्ति का प्रतीक थी। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह अपनी जर्सी पर मानव अधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया। क्या कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था? क्या आप उनके काम को राजनीतिक मानेंगे? पीटर नॉर्मन काम को राजनीतिक मानेंगे? पीटर नॉर्मन ने, जो ना तो अमेरिकी थे न आश्वस्त, क्यों इस विरोध में शामिल हो गए? क्या आप इनकी जगह होते तो ऐसा ही करते? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया और उन्हें वापस पदक ले लिए। नॉर्मन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी। अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलियाई
टीम में जगह नहीं दी गई, पर इनके फैसलों ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार की दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई। हाल ही में सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों का अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति लगवाई। जब 2019 में नॉर्मन की मौत हुई तो उनकी अर्थी को कंधन देने वाले इसमें तो कॉलर्स भी थे। ऊपर दिए गए उदाहरण में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे, पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है? पिछले 2 अध्याय में हमने सामाजिक बंटवारों के कुछ अन्य स्वरूपों को देखा था। उदाहरण के लिए बेल्जियम और श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय व सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद था। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधार पर दिखाई देता है। इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप से सामने आती है। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे बस में नहीं होता। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में होता है। समुदाय उस जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है, उनकी शारीरिक क्षमताएं असमताएं अलग अलग हैं। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते। कुछ चीजें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती है। कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय, पेशे, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म पर आधारित नहीं होते। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का स्वरूप नहीं लेती। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती हैं, लेकिन यह विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम करती हैं। विभिन्न सामाजिक समूह के लोग अपने समूह की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। जो उदाहरण पहले दिया गया उसमें कॉलरिस और स्मिथ तो एक हिसाब से समान थे, जबकि नॉर्मन साबित थे, पर इस तीनों में एक समानता थी, वे सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। अक्सर यह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ अलग होता है। यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे के ज़्यादा करीब महसूस करें। एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज़्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। इस प्रकार हम सभी की एक से ज़्यादा पहचान होती है। इस तरह लोग एक से ज़्यादा सामाजिक समूह का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप से धारण करती है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में सफेद और असफेद का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि असफेद लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव का शिकार हैं। हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन हैं, उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्य का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। अगर एक ही सामाजिक असमानताएं कई समूह में होती तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे नहीं हो पाते, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर अनेक नज़रियों में अंतर हो जाता है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण ले, दोनों ही ईसाई बहुल देश हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बांटे हैं।
उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। वहाँ का कैथोलिक समुदाय गरीब है, लंबे समय से उसके साथ भेदभाव होता आया है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता। वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब हैं। परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच भारी मारकाट चलती है, पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता। जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे के उड़ जाती हैं तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है। यहाँ ये सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूह में विद्यमान होती है, वहाँ उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। आज अधिकार समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। देश बड़ा हो या छोटा, इससे खास फर्क नहीं पड़ता। भारत काफी बड़ा देश है, इससे अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। बेल्जियम छोटा देश है, पर वहाँ भी अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी यहाँ मोटे तौर पर अधिकांश लोग एक ही नस्ल की और संस्कृति के हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों से पहुंचने वाले लोगों के कारण तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसे लोग अपने साथ उनकी संस्कृति लेकर पहुंचते हैं, उनमें अपना अलग समुदाय बनने की प्रवृत्ति होती है। इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकांश देश में बहु संस्कृति हो गए हैं। एक रोज किसी ने खुद निकाला 20वीं सदी का एक शहर और फिर लिखा अपना निष्कर्ष कुछ इस तरह। यहाँ एक दिलचस्प अभिलेख, इस नस्ल पर हर जात और हर धर्म के लोगों ने पानी पीने का अनुमति। क्या मतलब होगा ऐसा लिखने का? क्या यह समाज आपस में बटा हुआ था? क्या इस समाज में कुछ ऐसे ऊंचे थे और बाकी नीचे? ठीक है, फिर इस शहर को दफन कर देना बेहतर। क्यों कहा गया इसे फिर मशीन का युग? यह तो एन 20वीं सदी के बीच पाषाण काल था। काली काली पतली देह वह माथी मेरी, जंगल में गुम ठीक सुबह से जलवान के लिए। हम सारे भाई साथ बैठे देखते थे उसकी राह, और अगर वह जलवान न बेच पाती तो भूखे सो जाते थे। सामाजिक विभाजन राजनीति के किस प्रकार प्रभावित करते हैं? राजनीति का इस सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है? पहली नज़र में तो राजनीति और सामाजिक विभाजनों में मेल बहुत खतरनाक है और विस्फोटक लगता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का माहौल होता है। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगी हैं तो सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है। ऐसा देश विखंडन की तरफ जा सकता है। ऐसा कई देशों में हो भी चुका है। उत्तरी आयरलैंड का ही एक उदाहरण ले ले, जिसका जिक्र हमने ऊपर कर चुके हैं। ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा काफी लंबे समय से हिंसा, जातीय कठोरता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में है। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई है, पर इस धर्म के दो प्रमुख पंथों की बुरी तरह बटी हुई है। 53% आबादी प्रोटेस्टेंट है, जबकि 44% रोमन कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टी करती है। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, जो कि मुख्यतः कैथोलिक बहुल है। प्रोटेस्टेंट लोगों के प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टी करती है। ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में है, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः ब्रिटिश देश है। यूनियनिस्टों और नेशनलिस्टों के बीच चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों से सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात की। यूगोस्लाविया में कहानी का ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ। वहाँ धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया के कई टुकड़ों में बंट गया। ऐसे उदाहरण के आधार पर कुछ लोग यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। गणेश प्रदेश घूमकर आया था। वह महासभ्यता को बता रहा था कि पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों में रहने वाले रोमानी लोगों का जीवन कैसा है। उसे योदानिका मिली थी, जो बुल्गारिया में नर्स थी। रोमानी लोगों के बारे में उसने यह बात कही थी कि नर्स होने के चलते आप किसी के
तमीरदारी करने में से मना तो नहीं कर सकते, पर ये रूमानी लोग बहुत गंदे होते हैं। किसी के परिवार में किसी को जरा भी कुछ हो जाए तो पूरा परिवार और पड़ोसी उठाकर हमारे अस्पताल में आ जाते हैं, और जब भी अस्पताल में होते हैं तो जुबान बंद रखना तो जानते ही नहीं। वे जोर जोर से बोलते हैं, सिगरेट पीते हैं, चारों ओर राख और सिगरेट के टुकड़े फेंकते रहते हैं तथा दीवारों पर थूकते रहते हैं। धैर्य तो उनमें होता ही नहीं है। वे हमारी डॉक्टर्स को परेशान करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। दरअसल ये काली चमड़ी वाले लोग हमारी तरह होते ही नहीं। उनके रंगों की पसंद भी बहुत अजीबोगरीब है। जरा उनकी पोशाक तो देखिए, आखिर वे देश के बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं रहते। फिर हम सब जानते हैं कि वे चोर हैं। मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि ये रूमानी लोग अपना खून बेचकर जीवन चलाते हैं। इनसे से कोई भी अस्पताल का खर्च नहीं उठा सकता, पर बीमार होने पर दौड़ दौड़ अस्पताल पहुंच जाते हैं और नेक बुल्गारियाई कदरता के पैसों पर इलाज कराते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक बार एक मनोवैज्ञानिक बच्चों को पढ़ा रहा था। उन्होंने मेज पर एक गिलास रखा जिसमें आधी भाग तक पानी भरा था। उन्होंने बच्चों से पूछा, गिलास में कितना पानी है? पहले वाले ने उत्तर दिया, आधा गिलास खाली है। दूसरे ने उठकर कहा, सर, आधा गिलास पानी भरा है। दोनों छात्रों ने सच कहा था, पर दोनों का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न था। पहले ने गिलास खाली स्थान पर देखा तथा नकारात्मक ऊर्जा की अपनी दृष्टि बताई, और दूसरे वाले ने पानी के भरे हुए भाग को देखा, जिससे पता चलता है कि वो सकारात्मकता के साथ वो आगे बढ़ता है। जॉन गिलन का कहना है कि कार्य कुशलता एक आदर्श गुण है, पर यह एक विचारणीय प्रश्न है कि वास्तव में कार्य कुशलता क्या है। यह वह क्षमता है जिससे कोई भी कार्य सर्वोत्तम ढंग से संपन्न किया जा सकता है, अर्थात किसी काम को सबसे अच्छा, जल्दी से जल्दी और सरलतम तरीके से करते हुए, न कि उसे पूरा करने में सफलता पाना, वरना उसके द्वारा जीवन में अन्य लक्ष्यों की भी पूर्ति करना, को उन परिस्थितियों के अनुकूल बनाना और हरदम चौकस बने रहना। कार्यकुशल व्यक्ति कभी परिस्थितियों का दास नहीं बनता। वह स्वयं पर, परिवार पर तथा अपने सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है। हम एक ऐसे संसार में जीते हैं जहाँ व्यक्ति का मूल्य उसकी सफलताओं के आधार पर आंका जाता है। अतः सारा समय वह अपने उन लक्ष्यों व कामों के प्रति चिंतन रहता है जिनमें उसे सफलता पानी है। भौतिक बातों की सफलता अवश्य ही महत्वपूर्ण है, पर व्यक्ति की कार्य कुशलता और प्रसन्नता केवल उन पर निर्भर नहीं है। कि कई ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने भौतिक दृष्टि से सफल होते हुए भी अपने जीवन को बर्बाद किया है। वे अपने स्वभाव, आचरण और चरित्र में स्वस्थ, दृढ़ व एक रूप नहीं रह सकी। उनमें दूरदर्शिता, स्थिरता और सहनशीलता का अभाव था। ये गुण निरंतर कार्यशील रहने वालों के ही पाए जाते हैं। एक बार एक मनुष्य ने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000 रुपये, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 रुपये दिए। इसके बाद वह विदेश चला गया। जैसे 5,000 मिलते उसने तुरंत जाकर धन से लेन देन किया तथा 5,000 रुपये और कमा लिए। इसी प्रकार जैसे 2,000 रुपये मिले थे उसने 2,000 कमा लिए। लेकिन जैसे 1,000 मिली थी वह गया और उसने भूमि को खोदकर अपने स्वामी का धन छुपा दिया। बहुत समय के बाद उन सेवकों को स्वामी ने लौटा कर उनसे लेखा लिया। जिसने 5,000 रुपये मिले थे उसने वो 5,000 ला कर कहा, स्वामी, आपने मुझे 5,000 रुपये दिए थे, देखिए मैंने आपके 5,000 कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, भले ही और ईमानदार सेवक हो, तुम थोड़ी में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी को आनंद सहभागी बनो। इसके बाद वह आया जिसने 2,000 रुपये मिले थे। उसने कहा, स्वामी, आपने मुझे 2,000 रुपये सौंपे, देखिए मैंने 2,000 और कमा लिए। उसके स्वामी ने कहा, शाबाश, भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़ी और ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्ति करूँगा। अपने स्वामी को आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह जिसे 1,000 रुपये मिले थे उसने कहा, स्वामी, मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहाँ नहीं बोया
वहाँ आप काटते हैं और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया था और मैंने जाकर आपका धन भूमि में छुपा रखा था। देखिए यह आपका है, इसे लौटाता हूँ। स्वामी ने उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ मैं काटता हूँ और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ मैं बटोरता हूँ। तो मुझे धन महाजनों के यहाँ जमा करना चाहिए था ना, तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए रुपए से ले लो और जिसके पास 10,000 है उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं उससे वही भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। यह दृष्टांत कार्य कुशलता पर अच्छी तरह से प्रकाश डालता है। कार्य कुशलता व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है और तथा वह सफलता दिलाता है। प्रथम दोनों सेवकों ने कुशलता पूर्वक व्यापार किया और फलस्वरूप सम्मानित हुए। कार्य कुशलता कोई जन्मजात गुण नहीं है, उसे मेहनत के बल पर अपने में बढ़ाना और इसकी वृद्धि में कई बातें सहायक होती हैं। उनमें से प्रथम आर्थिक परिश्रम इसके आश्चर्यजनक परिणाम हो सकते हैं। यह हमें उकताहट से बचाता है और हमारी कार्यकुशलता को बढ़ाता है। कठोर परिश्रम का फल बढ़िया होता है। लॉर्ड टेनिसन कहते हैं कि महान लोगों ने जिस उच्च लक्ष्य को पाया है वह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। तब उनके मित्रगण रात की नींद का आनंद ले रहे थे जब वे जानकर परिश्रम कर रहे थे। किसी भी कार्य के प्रति जो रुचि होती है वह कार्यकुशलता को बढ़ावा देती है। रुचि के कारण व्यक्ति में कार्य के प्रति दिलचस्पी, लगन और जिज्ञासा पैदा होती है। कमल कक्षा 10 का छात्र था। वह स्वभाव से बड़ा निरीक्षण पटु था। अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं को उसे ध्यान रहता था। एक बार वह शैक्षिक यात्रा पर काठमांडू गया। विद्यालय से ही शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया गया था। सब छात्रों ने वहां एक मंदिर के दर्शन किए। उसने केवल उसे देखा और चले गए। पहले ही छात्रों ने मार्गदर्शन की सहायता ली। गाइड केवल कमल के साथ ही पाया गया। उसने गाइड से मंदिर के विषयों की सूक्ष्म जानकारी प्राप्त की, जैसे उसकी कलाकारी, इतिहास, निर्माण संबंधी बातें। शैक्षणिक भ्रमण के पश्चात पूरे ग्रुप में से कमल ही एकमात्र विद्यार्थी था जो काठमांडू के संबंध में हर प्रश्न के उत्तर दे सकता था। ज्ञान प्राप्त करने की उसकी क्षमता के लिए उसकी प्रशंसा की गई। उसकी रुचि ही कुशलता का रहस्य थी। इसी प्रकार पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कार्य करने से हमारी कुशलता में वृद्धि होती है। कभी कभी तो 100% सफलता इससे हासिल होती है। अतः प्रतिदिन के कर्तव्य को व्यवस्थित रूप से करने की योजना बनाने के लिए कुछ क्षण अवश्य निकालें। बहुधा वस्तुओं को खोजने में हमारा बहुत समय बर्बाद होता है, क्योंकि चीज़ों को निश्चित स्थान पर क्रम में रखने से हमारी आदत नहीं होती। इसी प्रकार किसी बात का निर्णय लेने से आगा पीछे करते हुए हम समय नष्ट करते हैं। समय पर ठीक निर्णय नहीं ले पाने के कारण हमारे कामों में अड़चन पैदा होती है और प्रगति में रुकावट होती है। अहमदनगर का एक सूती व्यवसाय केंद्र कुछ वर्षों से घाटे पर चल रहा था। प्रबंधकों का विचार था कि उसे बंद किया जाए। ऐसे अवसर पर उनसे एक ने श्री S.K. बनेजी को कारखाने का भार सौंपने का प्रस्ताव रखा। बनेजी साहब बहुत ही कुशल और कर्मठ व्यक्ति थे। वह भारतीय प्रबंधक संस्थान के छात्र रह चुके थे और उन्होंने एक अन्य प्रसिद्ध संस्था के सूती व्यवस्था संबंधी विशेष प्रशिक्षण पाया था। कई कारखानों में काम किया था। वह अपनी व्यवहार कुशलता के आधार पर पूरी मुल्क की अर्थव्यवस्था को सुधार सकते थे। जब श्री बनेजा अहमदनगर के कारखानों में पहुंचे तो सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वह था कि प्रबंधक समिति के सब सदस्यों की बैठक बुलाई। उन्हें सब सदस्यों से यही अपील की कि वे अनुशासन में रहें और काम के प्रति निष्ठा रखें। उन्होंने प्रत्येक से अलग अलग बातचीत करके उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को निराकरण किया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी योजनाएं लागू की और अपने व्यवहार कुशलता के कारण पूरी कंपनी का पुनरुद्धार किया। 2 वर्ष बीतते बीतते कंपनी को लाभ मिलने लगा। उसके सहकर्मियों में उनका बड़ा सम्मान मिलने लगा। उनकी समझदारी, जानकारी तथा अनुभव और ज्ञान से कारखाने के प्रबंधक लोग ही श्रमिक वर्ग भी प्रभावित होते हैं। उन्हें सब प्रकार की अत्याधुनिक तकनीकी जानकारियाँ प्राप्त थी। उनकी दृष्टि में किसी व्यवसाय की वृद्धि के लिए अनुशासन, लगन, कठिन परिश्रम, पर्याप्त ज्ञान, अनुभव तथा संगठित शक्ति अनिवार्य शक्ति है। निपुणता प्राप्त करने के लिए आवश्यक बातें जान लेना चाहिए। अभिनय, कहानी, अभिनेता,
कक्षा आदि। आत्मसम्मान व आत्मगौरव को बढ़ाना, अपनापन, विश्वास और सहभागिता के अनुभव में वृद्धि करना, मेल मिलाप, सहानुभूति और संवेदना को प्रेरणा प्राप्त करना, पीड़ा, हानि, बीमारी, दुख, दर्द और अकेलेपन के अनुभव से गुजरना, प्रार्थना और मनन चिंता के समय को निर्धारण करना। प्रभु कार्यकुशल व्यक्ति अपने जीवन में सफल होते हैं। कार्यकुशलता पाने के कई घटक हैं। कुशलता बढ़ाने के लिए कई मार्ग हैं। मैं जो कुछ करूं कार्य कुशलता पूर्वक करूं, यही मेरी प्रार्थना है। विद्यालय का 10वां पुरस्कार वितरण समारोह था। 1 महीने से समारोह की तैयारी चल रही थी। प्रत्येक सदस्य काम में व्यस्त नजर आता था। बहुत अच्छी तरह से विचार करके योजना बनाई गई थी। 2 सप्ताह पूर्व प्रधानाध्यापक ने स्टाफ सदस्यों की बैठक बुलाई और तथा प्रत्येक सदस्य को अलग अलग काम सौंपा। अध्यापकों तथा छात्रों ने समारोह को सफल बनाने का निश्चय किया। प्रत्येक कार्य के प्रभावी अध्यापक अपने अपने विभागों की व्यवस्था करने में लग गए, जैसे सजावट, बैठक व्यवस्था, स्वागत, अतिथियों, अभिभावकों, शुभचिंतकों तथा मुख्य अतिथि का ध्यान रखना, पुरस्कार लेना, पुरस्कृत होने वाले छात्रों की सूची बनाना आदि। बहुत सी बातों का ध्यान एक साथ रखा जाने लगा था। विद्यार्थियों तथा छात्रों के बीच अद्भुत मेलजोल की भावना थी। वे एक साला परिवार के रूप में कार्य कर रहे थे। प्रत्येक ने सौंपा गया अच्छा कार्य सब ने शक्ति भर सहयोग दिया। सबने पूरे मन से प्रसन्नतापूर्वक सभी कामों में भाग लिया। प्रधानाध्यापक ने सबको एक सूत्र में बांध रखा था। इस अद्भुत सहयोग के फलस्वरूप पुरस्कार वितरण समारोह ने भी सफलता पाई। सभी ने प्रधानाध्यापक तथा स्टाफ सदस्यों की पूरी प्रशंसा की। आपसी सहयोग की आवश्यकता सुस्पष्ट। अपने मानव शरीर की ही उदाहरण ले, उसके कई अंग हैं, प्रत्येक एक दूसरे पर निर्भर है। शरीर के कार्यों के स्वस्थ संचालन के लिए उसके विभिन्न अंगों का आपसी सहयोग और समन्वय आवश्यक है। आँख, कान, मुँह, यदि हाथ कोई भी कार्य न करने की ठान ले तो उसका सारा शरीर प्रभावित होगा। भोजन मुंह में नहीं जाएगा, शरीर भूखा रहेगा और शक्ति का उत्पादन नहीं होगा। ऊर्जा के अभाव में शरीर निढल हो जाएगा और चल फिर नहीं सकेगा। सारे कार्य रुक जाएंगे और अंत में मौत की नौबत आ जाएगी। दूसरे शब्दों में अंगों की सहयोग के अभाव में पूरा शरीर सर्वनाश का शिकार बनेगा। हम परिवार में रहते हैं। परिवार समाज की आधारशिला है। परिवार में माता पिता और बच्चे होते हैं। पिताजी परिवार के मुखिया होते हैं। माता घर की सब काम काज संभालती हैं। बच्चों का पालन पोषण शिक्षण तथा सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। परिवार का संचालन सुचारू रूप से करने के लिए सभी सदस्यों को सहयोग आवश्यक है। माता पिता एक दूसरे की सहायता करते हैं। दोनों मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं। भाई अपनी बहन की और बहन अपने भाई की सहायता करते हैं। इस प्रकार परिवार की इकाई रूप में कार्य करने में आपसी संगठन में बल मिलता है। इससे परिवार में प्रसन्नता होती है। जिस घर में माता पिता और बच्चे के बीच आपसी प्यार और एक दूसरे के प्रति ख्याल होता है, वह घर धन्य है। आपसी सहयोग क्या है? किसी सर्वमान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर काम करने, यही सहयोग है। सुखी जीवन बताने के लिए हमें एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता है। हम किसी टापू की तरह अकेले नहीं रह सकते। टापू समुद्र के मध्य में स्थित छोटा सा भूभाग है। वह बिल्कुल एकांत स्थान होता है। मानव इस प्रकार से अकेला नहीं रह सकता। हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। हमारा सुख कई अन्य लोगों पर आश्रित रहता है। इस कथन में कितनी सच्चाई है। हमें दूसरों की उतनी ही आवश्यकता है जितनी दूसरों को हमारी आवश्यकता है। हम चाहे कितनी भी छोटे या जवान क्यों ना हों, लोगों को हमारी ज़रूरत होती है। हमारे प्रेम, सहानुभूति और सौहार्द की वे कद्र करते हैं। समान उद्देश्य का कोई भी काम अनेक लोगों के सहयोग से संपन्न होता है। कोई भी बहुत बड़ी योजना हजारों लोगों के सहयोग के बिना सफल नहीं होगी। जैसे फैक्ट्री में संचालन के लिए हजारों लोगों की आवश्यकता है, भारतीय रेल सुविधा में करोड़ों की संख्या में लोग लगे हुए हैं। यह तो सच है कि कभी कभी व्यक्तिगत काम स्वयं कर सकते हैं, पर हमेशा वह भी संभव नहीं। कभी कभी उसके लिए भी दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आपसी सहयोग, चाहे वह सार्वजनिक हो निजी, सभी योजनाओं तथा कार्यों की आधारशिला है। हम समाज में रहते हैं और हम सामाजिक प्राणी हैं। समूह में रहना हमारी प्रवृत्ति है, इसलिए हम समाज में या संगठन के रूप में जीवन बिताते हैं। या समाज या समूह के विभिन्न प्रकार के लोग अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एकत्रित होते हैं।
क्योंकि कोई भी अपने लिए स्वयं पर्याप्त नहीं होता, प्रत्येक को दूसरे की जरूरत होती है। सदस्य की सहायता पाकर ही समुदाय बढ़ता है, उन्नति करता है और समाज का निर्माण आपसी सहयोग से ही होता है। हम परिवार तथा समाज के सदस्य हैं, साथ ही हम एक राष्ट्र और राज्य के नागरिक हैं। अपने राज्य तथा राष्ट्र का निर्माण करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। राष्ट्र के निर्माण हेतु आपसी सहयोग एक अनिवार्य शर्त है। संसार में विकसित, विकासशील तथा अविकसित आदि विभिन्न प्रकार के राष्ट्र हैं। धनी राष्ट्र निर्धन देशों से सहायता करता है, बड़े राष्ट्र छोटे को संभालते हैं। उदाहरण संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, जापान, अन्य देश भारत की प्रभावित राज्यों का राष्ट्र की मदद के लिए अन्य देश की तत्काल कदम उठाते हैं। रूस में भारी भूकंप के कारण भयानक क्षति हुई तो भारत सहित कई अन्य राष्ट्रों ने तुरंत ही चिकित्साकृत दवाएं तथा भोजन पदार्थ पहुंचाकर राहत का कार्य किया है। इस प्रकार आवश्यकता अनुसार सभी राष्ट्र दूसरे की मदद करते हैं। उन्नति और वृद्धि प्रगति के परिचायक हैं। उन्नति और विकास सिर्फ आपसी सहयोग से ही संभव है। कोई भी कुशल प्रशासक पहले अपने सब स्टाफ सदस्यों का सहयोग लेते हैं। इसी प्रकार आपसी सहयोग से ही राष्ट्रों तथा संस्थानों की प्रगति संभव है। आपसी सहयोग से आत्मविश्वास जन्म लेता है, इससे तत्व की भावना का पोषण होता है, जिससे शांति और प्रेम का वातावरण बनता है और मानव मात्र के बीच प्रेम पनपता है। आपसी सहयोग से ही अपने सहयोग में जन्म लेता है। जब हम दूसरों के साथ सहयोग करते हैं तो वे हमें सहयोग देते हैं। शिक्षा भविष्य का निर्माण करती है, लोगों को यह भविष्य के लिए तैयार करती है। आज के नवयुवक कल देश का कर्णधार होंगे। यदि विश्व में शांति रहनी है तो शांति शिक्षा अनिवार्य है। बहुत हद तक भविष्य की शांति वर्तमान में दी जाने वाली शिक्षा पर आधारित होगी। निम्न सिद्धांत उस शिक्षा में सहायक सिद्ध होंगे जो शांति के लोगों को ध्यान केंद्रित करते हैं। शिक्षा में जो मानव के अनुभवों से प्राप्त हुई हो, उसे दूसरों के दुख दर्दों के बारे में सहानुभूति रखती है और उनकी भलाई के लिए कार्य करती हूँ, एक दूसरे को समझने की चेष्टा करती हूँ। शिक्षा जो लोगों के जीवन में परस्पर निर्भरता पर प्रकाश डालती हुए एक दूसरे के प्रति सद्भाव और सहानुभूति को बढ़ावा देती हो। शिक्षा जो स्वयं को पहचानने और आंतरिक अनुशासन बनाए रखने में सहायक हो। शिक्षा जो सृजनात्मक कल्पना का विकास करती हो, जो प्रार्थना और मनन चिंतन के लिए समय देती हो, जो विश्वास तथा भरोसा बढ़ाती हो। शिक्षा जो पड़ोसियों का बोध कराती हो, आपसी मतभेदों को समझकर मेल मिलाप के लिए तैयार करती हो, समाधान, आपसी संवाद एवं एकता के प्रयासों के लिए प्रेरित करती हो। शिक्षा जो आपसी संघर्ष, तनाव, आक्रमण, हिंसा आदि को जीवन का एक हिस्सा समझकर उससे निपटने के लिए शांतिपूर्ण उपायों को अपनाने को तैयार हो। शिक्षा शांति को हमारे अस्तित्व का आधार और मानव की मूलभूत आवश्यकता समझते हुए अपनी संभवताओं में विश्वास करती हो। शिक्षा जो वर्तमान संसार में संकटपूर्ण अवस्था की सही जानकारी उससे पार पाने का उपाय बताती हो। शिक्षा ऐसी सूक्ष्म दृष्टि प्रदान करती हो जिससे व्यक्ति वर्तमान समय में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अन्याय, अत्याचार और बुराइयां होती उन्हें विरोध कुछ ना कुछ कार्य सफलतापूर्वक कर सके। शिक्षा में हम उपयुक्त सिद्धांतों का ध्यान रखें ताकि एक नए शांति युग का निर्माण हो सके और उसमें हम सब भागीदारी बन सके। प्रभु हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं, हमें सबका सहयोग अपेक्षित है। हम में सहयोग की भावना भरी है ताकि हम परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य कर सकें। हे प्रभु कृपा कीजिए कि कृष्ण अय्यर अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक थे। वह एक सुप्रसिद्ध अध्यापक थे। वह अच्छी तैयारी करके पढ़ाते थे और बड़ी रुचि के साथ शिक्षा दिया करते थे। उनके छात्र उन्हें बहुत चाहते थे। वह हर तरह के अपने छात्रों की भलाई करते थे और निस्वार्थ रूप से कर्तव्य पूरा करते थे। उनके 2 बेटे थे, उन्होंने अच्छी शिक्षा दी। उनमें एक इंजीनियर तथा दूसरा व्यवसाय प्रबंधक बन गया। समाज में उन्हें अच्छा स्थान मिल पा लिया। इन दोनों की शिक्षा दीक्षा में पिताजी ने अपनी पूरी संपत्ति लगा दी। कृष्ण अय्यर एक ऐसी निजी संस्था में कार्य करते थे जहां उन्हें भविष्य निधि, अवकाश वेतन या अर्ध वेतन की सुविधा उपलब्ध न थी।
कुछ भी हो 60 वर्ष की आयु तक उनकी सेवा में वृद्धि की गई थी, क्योंकि वह निस्वार्थ रूप से अपनी निष्ठापूर्वक सेवा करते थे। जब वह 70 वर्ष के थे और उनके पास कोई निजी संपत्ति न थी, उनकी तथा उनकी पत्नी को देखभाल उनका बड़ा पुत्र नारायण करता था, जो एक इंजीनियर था। मिस्टर अय्यर ने पूरी जिंदगी अपने बेटों के लिए न्यौछावर कर दी। अब उन्हें सब कुछ के लिए अपने पुत्रों पर निर्भर रहना था, यहाँ तक कि साबुन की टिकिया तक बेटे से लेनी होती थी। आर्थिक दृष्टि से उनकी कोई आज़ादी न थी। बहुधा जो कुछ वह मांगती उन्हें मिलता, पर कभी कभी इनकार भी किया जाता था। तब उन्हें बड़ी मानसिकता पीड़ा होती थी। दूसरों पर निर्भर होने की कठोर अनुभव करते थे और स्वतंत्रता के महत्व को उन्होंने आधिकारिक समझा था। 15 अगस्त 1997 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ। 1947 तक हमारे देश इंग्लैंड के अधीन रहा। करीब एक शताब्दी तक विदेशों ने हमारे देश पर शासन किया। 1947 से पूर्व भारतीयों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। आज हमें यह स्वतंत्रता प्राप्त है। आज हम विदेशी शासन के अधीन नहीं हैं। हम अपना शासन स्वयं करते हैं। अपना निर्णय खुद करने के लिए हम पूर्ण स्वतंत्र हैं। दुनिया है एक स्वतंत्र राष्ट्र का स्वतंत्र नागरिक होना बड़ी गर्व की बात है। भारत का यह भाग देश के नागरिकों के हाथ में है। उसका भविष्य आज के विद्यार्थियों पर निर्भर है। उन्होंने कभी अपने देश की आज़ादी के लिए मेहनत नहीं की, ना ही उसे लंबे स्वतंत्रता संग्राम का अनुभव किया। देश की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी नेतृत्व में भारतीय जनता ने संघर्ष किया था। इसमें बहुतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, रक्त बहाया और अंग्रेजों के हाथ असंख्य कष्ट झेले। हजारों लोगों ने कई बार जेल की यातनाएं होंगी। परतंत्र की बेड़ियों को तोड़ने के लिए उन्होंने कई बड़े मूल्य चुकाने पड़े। अब हमें आज़ादी की सावधानी से रक्षा करनी है। इस समय हमें आंतरिक तथा बाह्य शत्रुओं का सामना करना है। आजकल ऐसी अनेक शक्तियां कार्यरत हैं जिनके कारण हमारी आज़ादी को खतरा है। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर चौकसी रखना आवश्यक है। इसी प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बचाव के लिए हमें चौकस रहना पड़ता है। आज़ादी का अर्थ किसी पर निर्भर रहना नहीं, अर्थात हम प्रकाश के नियंत्रणों से मुक्त रहने की आवश्यकता स्वतंत्रता कहलाती है। आपने आचरण और अभिमत में किसी से प्रभावित ना होना और किसी के दबाव में आकर अपने विचारों को बदलना स्वतंत्रता नहीं है, अर्थात हमारे आचरण पर किसी अन्य का नियंत्रण न हो, पर हमें अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता हो। इसी के अंतर्गत विचारों की तथा कोई भी कार्य पसंद करने की स्वतंत्रता आती है। पर निर्भरता बहुत हानिकारक होती है। सच है कि बच्चों को शिक्षा, शारीरिक तथा मानसिक विकास तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माता पिता पर निर्भर रहना पड़ता है। बचपन में सब आवश्यकताओं की पूर्ति माता पिता के द्वारा की जाती है, पर जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, यह जीवन पर पड़ेगा निर्भरता कम होनी चाहिए। यदि वह जारी रही तो आप इसके परिणाम बुरे होंगे। इसका असर उसके भावी जीवन पर पड़ेगा। फलस्वरूप उसकी पर्याप्त मानसिक पूर्णता नहीं होगी। वह स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं कोई निर्णय नहीं ले पाएगी, कोई कार्य स्वयं नहीं कर पाएगी, आत्मबल उसने नहीं रहेगा। वह हर कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहेगा। उसका स्वतंत्र विचार नहीं होगा। धीरे धीरे वह आज़ादी का आनंद स्वयं हो बैठेगा। एक स्वतंत्र व्यक्ति अपने विचारों, शब्दों तथा कार्यों में पूर्ण रूप से आज़ाद होगा। वह स्वयं निर्णय लेने में समर्थ होगा। वह अपने निर्णयों में से निष्पक्ष होगा। उसका निर्णय अपने स्वतंत्र चिंतन का परिणाम होगा। वह दूसरों की राय आवश्यक ले सकता है, सलाह ले सकता है, पर निर्णय पूर्णतः उसकी इच्छा पर निर्भर रहेगा। जीवन के विकास और वृद्धि के लिए स्वतंत्रता अनिवार्य है। जिस प्रकार किसी का दबाव होगा, वह दूसरों की राय अवश्य ले सकता है, सलाह ले सकता है, पर निर्णय उसकी इच्छा पर निर्भर रहेगा। जीवन में विकास और वृद्धि के लिए स्वतंत्रता अनिवार्य है। जिस प्रकार किसी का दबाव होता है, उसका किस प्रकार वृद्धि की भली भांति नहीं हो सकता। एक दिमाग की अपेक्षा दो लोगों का दिमाग हमेशा उत्तम होता है, अतः दूसरों की सलाह लेना सराहनीय है और दूसरों की बात सुनना बुद्धिमानी है। फिर भी निर्णय स्वयं लेना चाहिए, क्योंकि इसी बात की जिम्मेदारी स्वयं पर होती है। भले ही कई लोग सलाह के अनुसार निर्णय किया गया हो, हमें अपनी सोच और बात के कामों को आत्मनिर्भर लेना चाहिए।
हम अपने राष्ट्रीय चिन्हों से परिचित हैं, जैसे तिरंगा, झंडा, राष्ट्रीय पक्षी जो हमारे राष्ट्र के प्रतीक हैं। लोग चिन्हों का प्रयोग करते हैं, प्रतीकात्मक ढंग से अपने प्रमुख का प्यार चीज़ों के प्रति प्रकट कर सकते हैं। वे प्रतीक जो शांति चिन्ह हैं छात्रों को दिखाए जाते हैं, उनकी उत्पत्ति और अर्थ के संबंध में खोज करने और उन्हें समझाने के लिए कोशिश करेंगे तथा साथ ही उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा कि वे शांति के लिए नए प्रतीक को दर्शाएं। हे ईश्वर, हम स्वतंत्र भारत के निवासी हैं, हम स्वतंत्रता का आनंद उठा रहे हैं, पर हम हमारी स्वतंत्रता को कई खबरें हमारी आज़ादी और स्वतंत्रता की रक्षा करें प्रभु। बीसवीं शताब्दी में एक वीर योद्धा की कहानी है जो खतरों से खेलकर दुर्लभ सफलता हासिल करता है, उसमें आनंद लेता। उसका नाम था सर फ्रांसिस चिचेस्टर। वे एक अंग्रेजी नौसैनिक थे। अकेले उन्होंने पृथ्वी का परिक्रमा जलयान व वायुयान द्वारा की। उनके व्यक्तित्व की यह प्रमुख विशेषता रही है कि वे किसी जोखिम भरे कार्य में सफलता होते ही वह और दुष्कर तथा अधिक खतरनाक काम की तलाश कर लेते थे। सर फ्रांसिस चिचेस्टर का जन्म 1901 में उत्तरी डेवन में हुआ। 18 वर्ष की आयु में भी उन्होंने विद्यालय छोड़ा और केवल 10 पाउंड हाथ में लेकर न्यूजीलैंड के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने वहां विमान चालन कंपनी की शुरुआत की तथा उसका प्रचार किया। समस्त देश की उड़ान वहां से संभव होगी। सन 1929 में वह वहां से 20,000 पाउंड कमा कर इंग्लैंड लौटे। बाद में विमान चालक का प्रशिक्षण प्राप्त कर उन्होंने अकेले उड़ान भरने का अनुमति पत्र प्राप्त किया। शीघ्र ही वह यूरोप के प्रत्येक देश के भ्रमण पर निकल पड़े। बाद में ऑस्ट्रेलिया गए। वहां से ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करने वाले थॉम्सन सागर में जाना चाहते थे अतः अपने वायुयान को जलयान में बदला। उनका यान लॉर्ड हॉब द्वीप से टकरा कर नष्ट भ्रष्ट हो गया। फिर ही उसकी मरम्मत की और फिर यान उन्होंने अपनी यात्रा समाप्त कर चेस्टर स्मारक पुरस्कार पाया, जो ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वोत्तम साहसिक कार्य के लिए दिया जाता है। 1931 में ऑस्ट्रेलिया से जापान तक समुद्री यान से सबसे अधिक दूरी अकेले तय करने में वह सफल हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय वह अपने विमान चालकों का प्रशिक्षण देने में लगे हुए थे। अधिक से अधिक समुद्री यात्रियों तथा उड़ानों की वह योजना तैयार कर रहे थे। इसी बीच वह गंभीर रूप से बीमार हो गए। चिकित्सक विशेषज्ञों ने बताया कि फेफड़ों में कैंसर की बीमारी हो गई है। उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और स्वयं एक प्राकृतिक चिकित्सक केंद्र में भर्ती हुए। उन्होंने स्वास्थ्य में दमा, निमोनिया आदि कई शिकायतें थी, पर 32 महीने बाद जब ये एक्सरे लिया गया तो वह पूर्णतः स्वस्थ पाए गए और एक पुनः अकर्मण्य नहीं बढ़ सके। इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की और अंटार्कटिका महासागर के ऊपर होने वाली दौड़ में उन्होंने भाग लिया। 65 वर्ष की आयु में अपना यह इरादा व्यक्त किया। वह अकेले जहाज द्वारा संसार का चक्कर काटने चाहते थे और 27 अगस्त 1966 में प्लाईमाउथ बंदरगाह से वह निकल पड़े। अंधा महासागर के तूफान, कोहरे और बर्फ ने उन्होंने सामना किया। उनका यान उलट गया और उनके हाथ पैर में चोट आई। फिर भी उनका दुर्दमनीय इच्छा शक्ति और आदमी साहस के बल पर उन्होंने इस भयानक समुद्र यात्रा को पूरा किया। इस शानदार विजय पर ग्रीवन ने रानी की ओर से उन्हें वीर योद्धा का उपाधि तथा सम्मान पूर्वक तलवार दी गई। जो कुछ उन्होंने प्राप्त किया वह सब खतरों से खेलने के लिए उन्होंने साहस के कारण संभव हुआ। उन्होंने जीवन के साहसिक कार्य समझा और निर्भरता पूर्वक सारी चुनौतियों का सामना किया। जीवन बीमा निगम हमारे देश की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है। उन्हें प्रतिवर्ष एक भारी रकम राशि के रूप में प्राप्त होती है। उसकी सफलता का रहस्य है जोखिम उठाना। वह उन हानियों का खतरा मोल लेते हैं जो सदैव नहीं होती। किसी संभवतः हानि, जोखिम या खतरे की जिम्मेदारी वह वहन करती हैं और किसी परिवार की आकस्मिक अचानक मौत होने पर वे सहायता की क्षति पूर्ण करते हैं। लाखों की संख्या में लोग जीवन बीमा कराते हैं, अपने भविष्य के प्रति निश्चित हो जाते हैं। परिणाम यह है कि बीमा कंपनी को भारी मात्रा में धन मिलता है और उसे आगे अन्य विकास कार्यों में लगाया जाता है। अंतिम निचोड़ पर है इससे बहुत फायदा, कल्याण, उन्नति होती है। इस प्रकार सभी बीमा कंपनी किसी भी प्रकार की दुर्घटना, चोरी, अवमानना आदि की ठेका लेती हैं। अपने
सुरक्षा की नियमित रोग बीमा किस्त की चुकाने की तैयार रहते हैं। भारी खतरे का सामना करते हुए जब जॉन ऑफ आर्क अंग्रेजी सेना पर विजय पा सके, संसार के सभी महान विजेताओं ने अपनी जान को खतरे में डालकर तथा सारी मुसीबतों का सामना करते हुए सफलता पाई। ऐसे लोग जो परिणामों की कल्पना करके चिंतित रहते हैं वे संसार में कुछ नहीं कर पाएंगे। वीर साहसी लोगों ने अनेक जोखिम उठाए, उनके फलस्वरूप आज दुनिया बदल गई है। उन महानुभावों ने अपनी जान कुर्बान कर दी है जिससे मानवता को लाभ हुआ है। हम उन नेताओं, वैज्ञानिकों, साहसिक यात्रियों, आविष्कारकों तथा सैनिकों का स्मरण करें जिन्होंने महान लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपने जीवन, यात्रियों, आविष्कारों तथा सैनिकों का संस्मरण करें जिन्होंने महान लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपने जीवन को होम कर दिया। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण जोखिम भरा था। अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाने के लिए उन्हें विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। सियाचिन पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर जमी बर्फ में खड़े होकर जो सिपाही हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनका जीवन खतरों से खेलने के जीवंत उदाहरण है। यदि ये लोग इस कर्तव्य को नहीं निभाते तो देश की सुरक्षा संभव है। जोखिम उठाने वाले व्यक्तियों में कुछ विशेष गुण होने चाहिए। सर्वप्रथम, वह इस योग्य हो के साथ ही उसकी बौद्धिक व शारीरिक क्षमताएं व योग्यताएं हों। उसमें पर्याप्त आत्मबल हो, अपने अंतिम लक्ष्य तक अडिग रहने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, किसी भी प्रकार की कठिनाइयों, मुसीबतों या परिश्रमों से होना मूड़ी पर जीवन की कठिनाइयों, बाधाओं को पराजित कर आगे बढ़ने का सामर्थ्य रखता हो, किसी भी प्रकार की चुनौतियों को जूझने के साहस रखता हो। ऐसे व्यक्तियों के शब्दकोश में भय शब्द का स्थान ही नहीं मिलना चाहिए। योजनाबद्ध परिश्रम कार्यों में निश्चित रूप से मिलता है। भले कार्य तथा शांतिमय उद्देश्य की सिद्धि के लिए हमें जोखिम उठाना चाहिए। कभी चोरी, डकैती, हत्या बिना जैसी नकारात्मक बातों के लिए ना हो। एक दूसरों को सत्कार्य के लिए जोखिम उठाया जाना चाहिए वह सामाजिक बुराइयों को निराकरण जैसे गरीबी, अशिक्षा, सांप्रदायिकता, बेकारी आदि। इसी प्रकार एकता, सहयोग, सहअस्तित्व, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, देश का विकास, शांति तथा अन्य उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जोखिम उठाना चाहिए। महान व्यक्तियों का जीवन सिद्ध करता है कि जीवन की एक चुनौती है निरंतर परिश्रम करने, खोजते रहने, पानी समर्पित करने की दृढ़ इच्छा शक्ति जीवन कहलाती है। जीवन में महान कार्य करने, मानवता की सेवा करने और खोज तथा आविष्कार करने की उन्नति, विकास करने, विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा आदि के क्षेत्रों में महान योगदान करने के जोखिम उठाना अनिवार्य है। अतः अपने जीवन को अधिक सहायक और फलप्रद बनाने के हमें जोखिम उठाने चाहिए। लिखित कार्यों में माध्यम से छात्रों में शांति की भावना जागृत की जा सकती है। प्रमुख शांति प्रयासों